अभी हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 9 के 12 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं, और यह आवश्यकता क्यों है? हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं ये निर्वाह कर सकते हैं? भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होती है, और यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने में संभव हो सकती है। परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे हैं। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया और इसका अच्छा प्रबंधन भी किया। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ रहे हैं, और जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के हमारा प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुँचाए, और इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। खाद्य सुरक्षा, उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों ही निर्भर है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। अब प्रश्न यह है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं? फसल उत्पादन में उन्नति देखें तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, बजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, और दालों जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर जैसे प्रोटीन प्राप्त होते हैं, और तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है, जैसे चित्र में यहाँ दिया गया है। सब्जियाँ, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें जैसे वर्षीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। प्रश्न यह है कि अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? हम लिख सकते हैं। उसके बाद विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ, तापमान तथा दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। दीप्ति काल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपन भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसे फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती है, जो जून से
आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती है। इन फसलों को रबी फसल कहते हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द खरीफ फसल रहते हैं। और गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल होते हैं। और भारत में सन 1952 में सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचे तो हम उनकी 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल तथा तीसरा खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। फसलों की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल की किस्मों में सुधार देखें तो फसलों का उत्पादन अच्छा हो यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोध क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं और यह संकरण अंतराकिस्मीय यानी विभिन्न किस्मों में अंतरा स्पीसीज यानी एक ही जीनस की 2 विभिन्न स्पीजों में अथवा अंतरवंशीय यानी विभिन्न जेनरा में हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना, जिसके परिणाम स्वरूप अनुवंशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होते हैं। नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में अनुकूलित हो सके। कृषि प्रणालियों तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चूंकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, इसीलिए ऐसा किस्में अधिक उपयोग हो जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सके। इस प्रकार ऐसे किस्में बनाई गई है जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकती हैं। किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक है उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना और उन्नत किस्में फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न हो और दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता देखें तो जैविक यानी कि रोग कीट तथा निमेटोड तथा अजैविक सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंडा तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है या इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाला किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती है। उसके बाद परिपक्व काल में परिवर्तन देखें तो फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इससे किसान प्रति वर्ष अपने खेतों में कई फसलों उगा सकते हैं। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्चा होता है और सामान्य परिपक्व कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाना है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। व्यापक अनुकूलता देखें तो व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को अस्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण देखें तो अच्छे वाले फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो और इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। प्रश्न उठता है कि जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं और दूसरा है फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है। उसके बाद हम टॉपिक देखें सरल उत्पादन प्रबंधन देखें
तो अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फर्मों तक में होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी का उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध है। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। इसलिए उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की हो सकती है। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अत्यधिक लागत उत्पादन प्रणाली इनमें सम्मिलित है। पोषक प्रबंधन देखें, जैसे हमने विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषण पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषण पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधे के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन और शेष अन्य पोषण पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ भी की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए इन्हें बृहद पोषक कहते हैं। शेष पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाएं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। सारणी 12.1 में दिया गया है हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक देखें तो स्रोत हवा से देखें तो हवा से पोषक प्राप्त होता है कार्बन और ऑक्सीजन। पानी से प्राप्त होता है पोषक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मृदा से प्राप्त होता है बृहद पोषक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और सूक्ष्म पोषण में प्राप्त होता है आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन प्राप्त होते हैं। प्रश्न उठता है कि बृहद पोषण क्या है और इन्हें बृहद पोषक क्यों कहते हैं। उसके बाद दूसरा है पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, इसको हल कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं खाद तो खाद में कार्बन पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषण प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधे के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थ के परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है और चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होती। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इससे उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी तथा इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कंपोस्ट तथा वर्मिंग कंपोस्ट देखते हैं तो कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन तथा मलमूत्र यानी गोबर आदि, सब्जी के छल्ले एवं कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में विघटित करके कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे वर्मिंग कंपोस्ट कहते हैं। दूसरा है हरी खाद देखें तो फसल उगाने से पहले पौधों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाती है जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। उर्वरक देखें तो उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक हैं और उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि यानी पत्तियां, शाखाएं तथा फूल होती है और स्वस्थ पौधे की भी प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का उपयोग भी होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे होते हैं।
उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की अधिक मात्रा उचित समय तथा उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे उसका पोषण और शोषण नहीं कर सकते हैं। पौधे उसका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते हैं और उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण होती है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है और इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग के लाभ दीर्घावधि है। प्रश्न उठता है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, प्रेरकनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट यानी पुआल तथा पशुधन का पुनःचक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील हरित शैवाल का संवर्धन जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फल चक्र जैसे कि नीचे अनुभाग 12.1 और 2 के 3 में वर्णित है। आवश्यक है कि ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। सिंचाई देखें तो सिंचाई में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाती है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने में संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। इसलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा हो जाता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते और केवल वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। हल्की मृदा में पानी को संचित रखने की क्षमता कम होती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहां पर सूखे के कारण फसलों की बहुत हानि होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली है जो सूखे की स्थिति को सहन कर सकती है। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं। और विभिन्न प्रकार की जलवायु। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियां पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती है। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण कुएं, नहरें, नदियां तथा तालाब हैं। देखते हैं कुएं में देखें तो कुएं 2 प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है और नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। नहरें देखें, यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इसमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकालती है और जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। नदी जल उठाव प्रणाली देखें, जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों को बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहां जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों में से सीधे ही पानी निकाला जाता है। तालाब देखें, छोटे जलाशय
वो जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रहण करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियाँ जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए छोटे बांध बनाए होते हैं जिससे कि भूमि के नीचे नल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। फसल पर्यटन देखें तो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियां का उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित फसल में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूं प्लस चना अथवा गेहूं प्लस सरसों अथवा गेहूं प्लस सूर्यमुखी। इससे हानि होने वाला संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अंतरा फसलीकरण में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगते हैं। चित्र 12.2 में दिया गया है। इसके बारे में कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थिर दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगते हैं। इसके उदाहरण है सोयाबीन प्लस मक्का अथवा बाजरा प्लस लोबिया। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके और इस विधियों द्वारा पीड़क और रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सके और इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। चित्र 12.2 में दिया गया है अंतरा फसलीकरण की विधि है। यहाँ पे किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। फसल सुरक्षा प्रबंधन देखें। खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होते हैं। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। उदाहरणतः गोखरू यानी जेथियम, गाजर घास यानी पार्थेनियम और मोथा यानी साइरेनस रोटेट्स। ये खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धि कम कर देते हैं। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेत से ही निकाल देना चाहिए। प्रायः कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधे का आक्रमण करते हैं। पहला, ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। दूसरा, ये पौधों के विभिन्न भागों में कोशिकीय रस चूस लेते हैं। तीसरा, ये तनों तथा फलों में छिद्र कर देते हैं और इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन कम होता है। पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। खरपतवार, कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जाता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि कीटनाशी रसायन का उपयोग है और इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधे पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इनके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि ये कई पौधे तथा जानवरों के लिए विषैले हो जाते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवारों को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां जैसे हर समय पर फसल उगाना, उचित क्वारियां तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायता होती है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में हल से जुताई कर
जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं। इस विधियों में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। प्रश्न उठता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में सबसे अधिक लाभ होगा, क्यों? ए है किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करे, सिंचाई न करे अथवा उर्वरक का उपयोग न करे। बी है किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई करे तथा उर्वरक का उपयोग करे। सी है किसान अच्छी किस्म के बीज का उपयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा की विधियां अपनाए। आंसर बताइए। क्रियाकलाप देखते हैं। किसी पास के बगीचे अथवा खेत में जाएं और उसमें पाए जाने वाले खरपतवार, पुष्प या फसल की सूची बनाएं और इन पुष्प या फसलों पर अगर कोई कीट पीड़क लगा हो तो उसकी सूची भी बनाएं। अनाज का भंडारण देखें। कृषि उत्पादन के भंडार में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारण कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु है तथा इन हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी और ताप का अभाव है। ये कारक उत्पादन की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पादन को बदरंग कर देते हैं और ये सब लक्षण बाजार में उत्पादन की कमी को कम कर देते हैं। इन कारणों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है और इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पादन के नियंत्रित सफाई की अच्छी तरह सुखाना, यानी पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में तथा धूमक का उपयोग जिससे कि पीड़क मर जाए सम्मिलित है। प्रश्न उठना है कि फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है। दूसरा है भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न को हल करिए। फिर क्रियाकलाप देखते हैं। अनाज या दालों के चन्नों या बीजों की एकत्रित करें तथा इनकी बुआई और फसल काटने के मौसम की जानकारी भी एकत्रित कीजिए। पशुपालन देखें। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ जाती है। पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई है। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने और उसमें सुधार की आवश्यकता है। सारणी 12.2 में पशु उत्पादनों का पोषक मान देखिए प्रतिशत में देखते हैं। तो पशु उत्पादन और पोषक तत्वों की प्रतिशतता देखते हैं। दूध देखें। गाय के दूध में वसा 3.60 होता है और प्रोटीन गाय के दूध में 4.00, शर्करा इसमें होती है 4.50, खनिज होता है 0.70, जल होता है 87.20 और विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन बी के A, B2, B12, D और E होता है दूध में। उसके बाद अंडा देखें। अंडा में वसा 12.00 होता है और प्रोटीन होती है 13.00, शर्करा होती है 4.50 होती है और खनिज होता है 1.00। उसके बाद जल होता है 74.00। उसके बाद इसमें विटामिन होती है B2 और D होता है। मांस में देखें। मांस में वसा 3.60 होता है, प्रोटीन 21.10 होता है मांस में और शर्करा इसमें 4.85 होता है। उसके बाद इसमें खनिज होता है 1.10 होता है और उसके बाद जल इसमें 74.20 होता है। विटामिन इसमें B2 और B12 होता है। मछली देखें। मछली में वसा 2.50 होता है, प्रोटीन 19 पॉइंट होता है और शर्करा 4.50 होता है और उसके बाद खनिज 1.30 होता है। जल 77.20 होता है और विटामिन नियासिन D और A होता है। पशु कृषि देखें तो पशुपालन के 2 उद्देश्य हैं। दूध देने वाले तथा कृषि कार्य यानी हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने के लिए पशुओं का पालन। भारतीय पालतू पशुओं की 2 मुख्य स्पीसीज हैं। गाय, भैंस,
दूध देने वाले मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध श्रावण के काल पर कुछ सीमा पर निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म पश्चात दूध उत्पादन का समय काल। इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध श्रावण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दुग्ध श्रावण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे नर्सी ब्राउन स्वीज का चुनाव करते हैं। देसी नस्लों जैसे रेड सिंधी, शाहीवाल में रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अधिक होती है और यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो एक जैसी संतति प्राप्त होगी, जिससे दोनों ऐच्छिक गुण यानी रोग प्रतिरोध क्षमता और लंबा दुग्ध श्रवण काल होंगे। चित्र ए में है रेड सिंधी है और बी में है शाहीवाल है। भारत नस्ल की गाय है ये। प्रश्न उठता है कि पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों। इसको हल करिए और उसके बाद क्रियाकलाप देखें तो पशुधन फर्म पर जाएं और निम्नलिखित की ओर ध्यान दें। पशुओं की संख्या तथा विभिन्न प्रकार की नस्लों की संख्या देखें और विभिन्न नस्लों से प्रतिदिन प्राप्त दूध उत्पादन की मात्रा। मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा दूध को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतदार तथा रोशनदार युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। दूध देने वाले पशु डेयरी पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। पहला एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे और दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। उसी की आवश्यकता दुग्ध श्रवण काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं पहला मोटा चारा जो प्रायः मुख्य रेशे होते हैं और दूसरा श्राद्ध जिसमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हो। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाएं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन बढ़ाते हैं। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु के नियमित रूप से खाता है और वह ठीक ढंग से बैठता और उठता है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतर परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं जिनमें पशु को त्वचा रोग हो सकते हैं। अंतर परजीवी जैसे कीड़े, आमाशय तथा आंत को तथा पूर्ण कृमि यानी फलूक यकृत को प्रभावित करते हैं। संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। कुक्कुट यानी मुर्गी पालन देखें तो अंडे और कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती है और अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है तथा मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है। ये पहला चित्र में यहाँ 12.4 के चित्र में पहला जो चित्र है इसमें एशील है और दूसरा जो चित्र है उसमें लेघॉर्न है। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती है। नई किस्में बनाने के लिए देशी जैसे एशील तथा विदेशी जैसे निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती है। नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे एशील तथा विदेशी जैसे लेघॉर्न नस्लों का अनुकरण कराया जाता है। पहला चूजों की संख्या का गुणता और दूसरा छोटे कद के ब्रोलर माता पिता द्वारा चूजों की व्यावसायिक उत्पादन हेतु। तीसरा गर्मी अनुकूलन क्षमता या उच्च तापमान को सहने की क्षमता और चौथा देखभाल में कम खर्च को आवश्यकता। पांचवा अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि
कृषि के उत्पादन से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सके। प्रश्न उठता है, निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। यह रुचिक है, भारत में कुक्कुट अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तित करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इसको हल करिए। देखते हैं अंडों तथा ब्रोलर का उत्पादन देखें। ब्रोलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं और उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और बरती जाती है। उन्हें ब्रोलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणाली बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इनके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनके बचाव भी करना शामिल है। ब्रोलर के आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होते हैं। ब्रोलर का आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अतः सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रमण रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए, जिससे महामारी से ये ग्रसित न हो और इन सावधानियों को बरतने से रोगों को फैलने का दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती। प्रश्न होता है, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है और ब्रोलर तथा अंडे देने वाले लेयर में क्या अंतर है। इनके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। इसको लिखकर हल करिए। उसके बाद क्रियाकलाप देखिए। कुक्कुट पालन केंद्र में जाओ और वहाँ विभिन्न प्रकार की नस्लों का अवलोकन करो और उनको दिए जाने वाले आहार, उनके आवास तथा प्रकाश सुविधाओं को नोट करें और अंडे देने वाली लेयर तथा ब्रोलर को पहचानें। मत्स्य उत्पादन देखें। मछली उत्पादन में देखें तो हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पंखयुक्त मछलियाँ, कवचिक मछलियाँ जैसे प्रॉन तथा मोलस्क सम्मिलित है। मछली प्राप्त करने के लिए दो विधियाँ, एक प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं तथा दूसरा स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन कहते हैं। मछलियों के जल स्रोत समुद्र जल तथा ताज़ा जल यानी लवणीय जल है। लवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है। इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है। समुद्री मत्स्यिक देखें तो भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट पर तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ पोम्फ्रेट, मैकर्न, टूना, सरडाइन तथा बॉम्बे डंक है और समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाले नावों से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जाता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख है मूलेट, भेटकी तथा पर्ल स्टाफ यानी पंखयुक्त मछलियाँ, कवची मछलियाँ जैसे झींगा, मसल तथा आयस्टर एवं साथ ही समुद्री खरपतवार। आयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडारण कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इन प्रणाली को समुद्री संवर्धन यानी मैरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद अंतःस्थलीय
मत्स्यिकी देखें तो ताज़ा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर तथा नदियां हैं। खारे जल के संसाधन जल, समुद्री जल तथा ताज़ा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी मुख तथा लंगूर भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतरस्थलीय वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है। इस प्रक्रिया में देसी तथा आयातीय प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों के स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसे मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हो। इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन लेती है। और उसके बाद मृगल तथा कॉमन कॉर्प तालाब की तली में ऐसे भोजन लेती है। ग्रास कॉर्प खरपतवार खाती है और इस प्रकार ये सभी मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना आहार लेती हैं। चित्र में यहाँ दिखाया गया है भी इनको। ऐसे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसमें चित्र में जो 12.6 में जो चित्र दिया गया है, इसमें ए में है, ए जो है मछली वो कटला है, बी में सिल्वर कॉर्प है, सी में रोहू है, डी में ग्रास कॉर्प है, ई में मृगल है, एफ में कॉमन कॉर्प है। मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या यह है कि इनमें से कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही प्रजनन करती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंभ देसी नस्ल से लिए जाएं तो अन्य स्पीसीज के डिंभों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंभों का उपलब्ध न होना एक गंभीर समस्या है और इन समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियाँ खोजी जा रही है कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। ऐसे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिंभ प्राप्त होते हैं। प्रश्न होता है कि मछली कैसे प्राप्त करते हैं, और दूसरा है मिश्रित मछली संवर्धन का क्या लाभ है। इसको भी हल करिए। उसका क्रियाकलाप देखें। मछली के जनन काल में मछली फॉर्म में जाओ और निम्नलिखित का अवलोकन करो। अवलोकन में देखें, अवलोकन में करना है तालाब में मछलियों की विभिन्न किस्में को देखना है, तालाबों के प्रकार देखना है, फॉर्म में प्रयुक्त आहार में शामिल तत्व देखना है। ज्ञात करें कि फॉर्म की मछली उत्पादन क्षमता क्या है। मधुमक्खी पालन देखें तो पशु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। चूँकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपीज सेरेना इंडिका यानी सामान्य भारतीय मक्खी और रेपिस डोरसेटा यानी एक शेल मक्खी और तथा एपीड फ्लोरी यानी लिटिल मक्खी का उपयोग करते हैं। एक इटिल मक्खी यानी एपीड मेलिफेरा का उपयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का प्रायः उपयोग किया जाता है और इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये डंक भी कम मारती है और वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती है और प्रजनन तीव्रता से करती है। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं और मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फलों पर निर्भर करती है और मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद तथा पराग एकत्र करती है। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती है। यहाँ 12.7 में चित्र दिया गया है। ए में जो है मधुमक्खी की छत की मधुवाटिका में व्यवस्था है और बी में है मधु निष्कर्षण है।
प्रश्न उठता है कि मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से ऐच्छिक गुण होते हैं। दूसरा है चारागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित, इसको हल करिए। अभी तक हमने क्या सीखा, फसल के लिए अनेक पोषक आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं मिट्टी से शेष पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषकों की मात्रा अधिक चाहिए, इसलिए इन्हें वृहद पोषक कहते हैं। शेष अन्य पोषक कम मात्रा में चाहिए, इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। और फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत खाद तथा उर्वरक हैं। उसके बाद कार्बन कृषि प्रणालियों में उर्वरकों, पीड़कनाशियों तथा शाकनाशकों का नियमित या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। इन प्रणालियों में स्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। उसके बाद हमने देखा एक विशेष फर्म में फसल उत्पादन तथा पशुपालन आदि में बढ़ावा देने वाली खेती के मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। उसके बाद देखा कि खेती फसल में मिश्रित फसल में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं। उसके बाद दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने के अंतराल फसलीकरण कहते हैं। उसके बाद एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रमण में उगाए तो उसे फसल चक्र कहते हैं। उसके बाद उच्च उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, जैविक और अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधिता, अल्प परिपक्व काल तथा बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल तथा ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद हमने देखा फर्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन, जैसे कि आवास, आहार, जनन तथा रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसे पशुपालन कहते हैं। उसके बाद कुक्कुट पालन घरेलू मुर्गियों की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत अंडों का उत्पादन तथा मुर्गों के मांस के लिए ब्रोइलर उत्पादन है। कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने तथा उन्नत किस्म के नस्लों के लिए भारतीय यानी देशी तथा बाह्य नस्लों में संकलन कराते हैं। उसके बाद समुद्र तथा अंतरस्थलीय स्रोतों से मछलियां प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका संवर्धन समुद्र तथा अंतरस्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि, गंभीरता मापी तथा उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने देखा मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र प्राय मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। उसके बाद हमने देखा मधुमक्खी पालन मधु तथा मोम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।